Dear students, welcome back to my channel, English Mentor. Today onwards, I'm just going to start a new series in which I'm just going to revise the syllabus of Term 1, Class 12 English. So in this particular series, I will cover the literature part which is prescribed by CBSE for Term 1 exam. I will discuss the summary of all the prose lessons along with MCQs. At the same time, we will discuss poetry section along with poetic devices. I guarantee if you watch these videos, you'll get benefited a lot and you can score very good marks in your Term 1 exam. So let us start this particular series. And today we are going to discuss our very first chapter named The Last Lesson. This particular chapter is written by Alphonse Daudet. ये जो chapter लिखा है, Alphonse Daudet ने लिखा है. Now let us start and understand the summary of this chapter. The narrator, ये जो पूरी कहानी है, narrator है जो इसका फ्रांज, जो कि एक स्कूल बॉय है, यानी स्कूल जाने वाला एक लड़का है, जो इस पूरी कहानी को नरेट करता है. The narrator started for school very late that morning. यानी फ्रांज नाम का जो एक लड़का है, जो कि एक स्कूल बॉय है, वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है उस सुबह. He feared his teacher, यानी उसको फियर होता है, उसको डर होता है कि उसका टीचर would ask question on participles, यानी उसको इस बात का डर होता है कि जो उसका टीचर है वो उससे पार्टिसिपल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उससे पुट करने वाला है, उससे पूछने वाला है. पार्टिसिपल्स क्या है? ये ग्रामर का कंसेप्ट है जो कि उसके टीचर ने एज ए होमवर्क दिया था और वो ये क्वेश्चंस फ्रांस से पूछने वाला था कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं. द नरेटर did not know anything about it. और अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए, जो फ्रांज है उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. विच मे प्लीज हिज टीचर. प्लीज का मतलब होता है हैप्पी, यानी उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिससे कि उसके टीचर क्या हो सके, प्लीज यानी खुश हो सके. हैंस, और इसलिए ही एक्सपेक्टेड अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिम. स्कॉल्डिंग का मतलब हो गया रिब्यूक, डांट. तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो फ्रांज है उसको इस बात की एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं उसके टीचर उसको रिब्यूक करने वाले हैं, उसको डांटने वाले हैं. He thought of running away. पहले उसके दिमाग में आता है क्यों ना वो स्कूल से भाग जाए, यानी स्कूल ही ना जाए, यहाँ से फरार हो जाए, चला जाए. एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स एज द वेदर वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट. क्योंकि जो मौसम था उस दिन का वो बहुत ही वार्म था, बहुत ही ब्राइट था, शाइनी था. तो इस वजह से उसको लगता है कि वो स्कूल में नहीं बल्कि अपना पूरा दिन क्या करे, बाहर, स्कूल से बाहर बिताए. ऑन ए सेकेंड थॉट, लेकिन उसी टाइम उसके दिमाग में एक दूसरी सोच भी आती है. वो क्या होता है? ही डिसाइडेड अदरवाइज, यानी उसके दिमाग में जो दूसरी सोच आती है वो उसी को कंसिडर करता है. इट मींस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आउटसाइड ही जस्ट वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स द स्कूल, यानी वो स्कूल की तरफ हो लेता है. एंड हरीड ऑफ. हरीड ऑफ का मतलब होता है टू लीव और डिपार्ट इन हेस्ट, यानी जल्दबाजी में किसी तरफ चल पड़ लेना. तो इस वजह से जो फ्रांज होता है वो जल्दी जल्दी क्या, क्योंकि वो लेट हो चुका था और स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है, यानी स्कूल की तरफ चल पड़ता है. एज फ्रांज वॉक पास द टाउन हॉल. अब टाउन हॉल क्या थी? एक बिल्डिंग थी इन द मिडल ऑफ द सिटी. शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी. जैसे वो उस टाउन हॉल बिल्डिंग के पास से गुजरता है, ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और उस टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ खड़ी थी. विच डिस्प्लेड ऑल द बैड न्यूज फॉर 2 years. और उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पिछले 2 सालों के अंदर जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो सारी की सारी उस नोटिस बोर्ड पर, उस बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले की गई थी, वो दिखाई गई थी. अभी भी एक भीड़ वहां पर खड़ी थी. The people usually got the news of lost battles. जनरली वहां पर जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर सिर्फ बुरी खबरें ही छपती थी, जैसे कि बैटल्स मतलब जो
बैटल्स हार जाने वाली बात है, युद्ध हार जाने वाली बात है, या अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम देयर, या कोई रूल एंड रेगुलेशंस को वहां पर इंपोज कर दिया गया है, तो वो सारी बुरी खबरें सिर्फ बुलेटिन बोर्ड पे ही पब्लिश होती थी। और अभी फिलहाल वहां पर एक भीड़ खड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के मन में अभी एक सवाल आता है कि अभी क्या मैटर हुआ, क्यों ये भीड़ वहां पर खड़ी है। यूजुअली देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल। हसल एंड बसल का मीनिंग होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड वर्क यूजुअली इन अ नॉइजी सराउंडिंग। यानी हसल बसल कह सकते हो जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा जो होता है उसको आप बोल सकते हैं हसल बसल। तो जनरली क्या होता है, जब कभी स्कूल स्टार्ट होता है तो आमतौर पर वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जनरली बच्चे क्या करते हैं, डेस्क को खोलते हैं बंद करते हैं, उसकी जो आवाज आती है। एंड लेसन्स ऑरली रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली, एक ही लय के अंदर गाना। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपने लेसन्स को लर्न करते हैं, वो एक ही लय के अंदर, एक ही टोन के अंदर उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जनरली ऐसा माहौल होता है स्कूल का। क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कम्यूशन। कम्यूशन का मतलब हो गया एक तरीके से देखें अ नॉइजी डिस्टरबेंस, यानी शोर शराबा होना। जनरली ऐसा स्कूल के अंदर पाया जाता है, वहां पर नॉइजी इन्वायरमेंट पाया जाता है। और आमतौर पे ये स्कूल के अंदर एक नॉर्मल सीन है, आमतौर पे ऐसा ही स्कूल के अंदर देखने को मिलता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। जनरली स्कूल के अंदर शोर शराबा होता है, लेकिन आज जिस टाइम फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वहां पर बिल्कुल स्टिल मतलब साइलेंस, चारों तरफ सिर्फ शांति होती है। He could depend on का मतलब किसी चीज पर निर्भर होना। He could depend on the commission to get to his desk without being noticed। यानी अभी तक उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, क्योंकि जनरली स्कूल के अंदर शोर शराबा होता है, और वो क्या करेगा, वो उस जो कमीशन है यानी उस नॉइजी जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होकर टू गेट हिज डेस्क, वो अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा विदाउट बीइंग नोटिस, और वो टीचर को नोटिस भी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट यानी उस शोर शराबे के अंदर वो चुपके से अपने बेंच तक, अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा और टीचर को नोटिस भी नहीं होगा। ऐसा फ्रांस का मन के अंदर चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन शांति छाई होती है, और जैसा उसने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा नहीं होता है। बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबॉडी, क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल शांति छाई होती है और उसको सभी के सामने से गुजरकर अपने बेंच तक जाना होता है। ही ब्लस्ट। ब्लस्ट का मीनिंग हो गया एक तरीके से अशेम्ड होना, अशेम्ड, जिसका मतलब कह सकते हो थोड़ा शर्मिंदा होना, राइट। और वो क्या होता है, बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। एंड वॉज क्वाइट फ्राइटेंड, और बहुत ज्यादा डर जाता है। फ्राइटेंड का मतलब स्केयर्ड। बट फॉर्चुनेटली फॉर हिम, लेकिन जैसा उसने सोचा था, अगर आगे बात की फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, नथिंग हैपेंड, उस दिन कुछ भी नहीं होता है। नो पनिशमेंट, उसको लग रहा था कि उसके जो टीचर हैं एम हैमल उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं देते हैं। एम हैमल उसकी तरफ देखते हैं, फ्रांस की तरफ देखता है, एंड आस्क हिम वेरी काइंडली, और उससे पूछता है, बड़े प्यार से उससे पूछता है टू टेक हिज सीट। वो कहता है कि अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ फ्रांस। एम हैमल वॉज इन फॉर्मल क्लॉथ, और उस दिन एम हैमल ने क्या है, फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। ही वोर ओनली इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। जनरली वो जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो या तो स्कूल के अंदर कोई इंस्पेक्शन होता था, या कोई जनरली कोई इवेंट होता था जहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था। जनरली उन दिनों में वो उस फॉर्मल ड्रेस को पहनता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आज ना तो कोई इंस्पेक्शन डे था, ना कोई प्राइज डे था, तो एम हैमल ने वो फॉर्मल ड्रेस क्यों पहना हुआ था। द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड साइलेंट, और पूरा का पूरा जो स्कूल है वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और चुप यानी शांति छाई हुई थी। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो चीज थी, क्लासरूम के अंदर कुछ विलेजर्स जो बुजुर्ग थे वो भी क्लास के रूम के अंदर बैठे हुए थे। They were they were sitting quietly on the back benches। वो पीछे वाले बेंचेस के ऊपर आराम से बैठे हुए थे बिना कोई शोर शराबे के। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड का मतलब होता है गॉट ऑन, उठना। तो एम हैमल अपनी चेयर से उठता है एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन।
ग्रेव का मतलब हो गया बहुत ही सीरियस, और वो सीरियस टोन के अंदर बोलता है, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये मेरा लास्ट लेसन है, आई शेल गिव यू, यानी जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये मेरा आखिरी लेसन रहेगा। He told them that an order had come from Berlin, और वो कहता है कि बर्लिन से अभी एक ऑर्डर आ चुका है। बर्लिन, राइट, जर्मन यानी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, तो वहां से एक ऑर्डर आ चुका है, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक। एल्सेक क्या है? एल्सेक एक सिटी है फ्रांस की, और वहां पर जर्मन ने वहां पर क्या कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। फ्रांस की सिटी है एल्सेक, और दूसरी सिटी थी एल्सेक और दूसरी सिटी थी लॉरेन। तो ये दोनों पर्टिकुलर सिटीज पर जर्मन ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, अपना शासन वहां पर एस्टेब्लिश कर लिया था, और वहां पर फोर्सफुली जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पर बैन कर दिया गया था। इसी वजह से जो एम हैमल, जो कि एक फ्रेंच टीचर है, अब एक ऑर्डर आ चुका बर्लिन से कि आप जितने भी स्कूल होंगे एल्सेक और लॉरेन के, वहां पर सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज को वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से एम हैमल को वो स्कूल छोड़कर जाना होता है। एंड द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे, और जो जर्मन टीचर है वो कल अगले दिन यहाँ स्कूल में आ जाएगा। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और वो एम हैमल बोलता है कि आज जो वो पढ़ाने वाला है वो आखिरी लेसन रहेगा फ्रेंच लैंग्वेज का। He wanted them to be very very attentive, और वो चाहता है कि वो सभी उसकी तरफ बहुत गहराई से ध्यान दे। The narrator felt very sorry for not learning his lesson. अब जो फ्रांच है जिसने पहले कभी अपनी स्टडीज को सीरियस नहीं लिया, अब उसको इस बात का दुख होता है कि क्यों उसने लेसन नहीं रीड किया, क्यों उसने अपने टीचर की बात नहीं मानी, क्यों उसने अपनी स्टडी को सीरियस नहीं लिया, क्यों उसने अपनी मदर टंग को नहीं सीखा। यानी कहीं ना कहीं जो फ्रांस था उसने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को भी नहीं सीखा था, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो फ्रांच है उसको बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल, बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है उसको अभी। ही नाउ डेवलप्ड अ फैसिनेशन फॉर देम। फैसिनेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कैप्टिवेशन, समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू, और सडनली मतलब क्योंकि उसने अभी तक एजुकेशन की अगर बात की जाए, स्टडीज की अगर बात की जाए, तो फ्रांच का स्टडीज के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही मतलब उसको पता चलता है कि एम हैमल जो आज उनका लास्ट डे है और लास्ट लेसन पढ़ा रहा है, सडनली वो जो बुक्स उसको ट्रबल सम दिखाई पड़ती थी, उसको एक बर्डन दिखाई पड़ती थी, अब उसके प्रति उसका फैसिनेशन हो जाता है, यानी उसके प्रति उसका अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। इवन स्टार्टेड लाइकिंग एम हैमल, और उससे पहले वो एम हैमल से बहुत ज्यादा एक तरीके से डरता था, उसको इतना लाइक नहीं करता था, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि आज के बाद एम हैमल उनको छोड़कर चले जाएंगे, और उसी वक्त फ्रांच के मन में उसके लिए लाइकिंग भी पैदा हो जाती है, यानी वो अपने टीचर को लाइक करने लग जाता है। The idea that he would not teach them anymore made Franz forget all about his ruler and cranky attitude he had towards his student. जनरली अगर बात की जाए, जो एम हैमल थे उनका एटीट्यूड बहुत ही क्रैंकी एटीट्यूड था। क्रैंकी का मतलब हो गया एक तरीके से इजिली इरिटेटेड और अनॉयड, जो आसानी से क्या हो जाता है, चिढ़ जाता था या गुस्सा हो जाता था, उसका ऐसा एटीट्यूड था। लेकिन जैसे ही फ्रांच को इस बात का पता चलता है कि उनके टीचर अब उनको पढ़ाएंगे नहीं, आज के बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो वो सारी की सारी जो अपने टीचर के प्रति उसकी नेगेटिविटी थी, कि वो बहुत ज्यादा, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड एटीट्यूड है, अनॉयड हो जाते हैं जल्दी से, तो वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं फ्रांच के मन से निकल जाती हैं, और वो अपने टीचर के लिए उसके मन में एक फैसिनेशन आ जाता है, और अपने टीचर के लिए लाइकिंग उसके मन में पैदा हो जाती है। when it was his turn to recite the participles, और जैसे ही मतलब एम हैमल फ्रांस से पूछता है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स, उससे पूछता है कि अब मतलब जैसे ही फ्रांस की बारी आती है पार्टिसिपल रूल्स में बताने की, फ्रांस गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रांस आंसर नहीं कर पाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, राइट। बट सरप्राइजिंगली एम हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, लेकिन आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि एम हैमल ने फ्रांस को स्कॉल्ड नहीं किया, उसको डांट नहीं लगाई। M. Hamel showed his concern that people of Elsek generally gave no importance to
फ्रेंच। और एम हैमल ने इस बात पर चिंता जताई कि जो लोग हैं एल्सेक के, इस शहर के जो लोग हैं, वो अपनी मातृभाषा जो कि फ्रेंच लैंग्वेज है, वो अपनी मातृभाषा को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दे इग्नोर लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। और कहीं ना कहीं जो एल्सेक के लोग हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको इग्नोर किया है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, उसको नहीं सीखा है, और ये बहुत ही पेनफुल चीज है। फ्रांस वॉज नॉट ओनली एक्सेप्शन। वो कहता है कि फ्रांस सिर्फ तुम ही एक ऐसे नहीं है जिसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है या जिसने अपनी मातृभाषा को नहीं सीखा है। मैनी अदर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वी मैनी अदर्स वर ऑल्सो गिल्टी। गिल्टी का मतलब जो कहीं ना कहीं जिसके ऊपर दोष लगाया गया हो, ऑन दिस रीजन। मतलब तुम ही एक ऐसे इंसान नहीं हो जिसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं सीखा है, बल्कि हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात के गिल्टी हैं, जिन्होंने अपनी मातृभाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दी। ही डिक्लेयर्ड दैट, यहाँ पर एम हैमल डिक्लेयर करते हैं कि दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर लैंग्वेज में से एक है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। और ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत ही साफ और बहुत ही लॉजिकल, रैशनल जो लैंग्वेज है, बहुत ही सोच समझी, मतलब जिसके अंदर बहुत सेट ऑफ रूल्स है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्फ। और यहाँ पर मतलब एम हैमल बोलता है कि हम सभी को अपनी लैंग्वेज को क्या करना होगा, गार्ड करना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना होगा, एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इट अपीयर दैट, ऐसा लग रहा था एम हैमल के रवैये से, एम हैमल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। जैसे मानो जाने से पहले जितना भी नॉलेज एम हैमल के पास था, वो सारा नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को और वो लोग जो उस क्लास में बैठे हुए थे उन सभी को देकर जाना चाहते थे। ऑल एट वंस, तभी अचानक से चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जो चर्च के ऊपर जो क्लॉक लगी होती है, वहां पर 12 बजने की, मतलब एक जो साउंड होता है, जो बेल होती है वो बजती है। 12 बजने का जो एक क्लॉक स्ट्रक, यानी जो अलार्म टाइप का जो एक साउंड क्रिएट होता है, 12 बजने का एक अलार्म क्रिएट होता है, आवाज आती है 12 बजने की। द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन सोल्जर। पर्शियन मतलब यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स के लिए बोला गया है। और जो जर्मन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिलिंग करके, अपनी प्रैक्टिस करके वापिस आ रहे थे। साउंडेड अंडर देयर विंडो। और वो मतलब क्या करते, मार्चिंग करते हुए, ट्रम्पेट बजाते हुए, वो क्या कर रहे थे, मार्चिंग करते हुए वापस आ रहे थे। और जो ट्रम्पेट की जो आवाज थी वो जस्ट जो उसकी जो विंडो थी, क्लासरूम की जो विंडो थी, उसके जस्ट नजदीक सुनाई पड़ रही थी। एम हैमल स्टूड अप। और जो एम हैमल है तो वो खड़े होते हैं, अपनी चेयर से खड़ा होता है। एंड वेरी पेल, बहुत ही मतलब उनका जो कलरलेस, पेल का कलरलेस, उनका चेहरा पीला पड़ा होता है। इन इस चेयर, अपनी चेयर से खड़े होते हैं। ही ट्राई टू स्पीक, वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, और कुछ ना कुछ चीज उसके गले को रोक देती है। चॉक्ड का मतलब हाउ सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी जब गला भर जाता है या बंद हो जाता है, तो उस मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके गले में कुछ अटक जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं। ही वॉज अनेबल टू स्पीक इट आउट। और जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और इस वजह से उसका गला भर जाता है और वो बोल नहीं पाता है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद एम हैमल क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, वो एक चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़े बड़े शब्दों में, फॉन्ट में वो लिख सकते थे, उतना बड़े फॉन्ट में वो लिखते हैं, विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस तुम्हारी सदैव ही जय हो, तुम हमेशा जिंदा रहो, तुम्हारी हमेशा जय हो। एंड मेड अ जेस्चर, और उसके बाद एम हैमल क्या करता है, जेस्चर, इशारा करते हुए, टू देम, यानी उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ, और वो सारे के सारे विलेजर्स जो कि क्लास में बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करता है विद हिज हैंड, अपने हाथों से, दैट स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल अब खत्म हुआ, स्कूल इज ओवर नाउ, यू मे गो, अब लोग जा सकते हो। तो इस तरीके से एम हैमल, जिन्होंने मतलब अपना पूरा लाइफ मतलब वहां पर अपनी सर्विसेज दी एज अ फ्रेंच टीचर, लेकिन
अभी उनको उस स्कूल को छोड़कर जाना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसके सेंट्रल आइडिया की, तो सेंट्रल आइडिया ये बनता है कि कहीं ना कहीं वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर टंग। हमें अपनी मदर टंग को क्या करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 2, never put off till tomorrow what we can do right now right here। मतलब जो चीज हम आज कर सकते हैं उसको कभी भी हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो सिमिलर यहाँ पर जो फ्रेंच जो लोग थे, जो एल्सेक के लोग थे, उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी और वो हमेशा लर्निंग को हमेशा पोस्टपोन करते रहते थे। तो ये भी एक इसका थीम है, राइट। आई लिटरली बिलीव कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। Now be ready and we are going to solve some MCQs based on this chapter. And I will read one question and give you 5 seconds. In between, you have to answer and tell me at the end of the session in comment box how many marks did you get in this worksheet. इस worksheet में आपको कितने marks मिले? Please respond me in the chat box. ठीक है? Comment box में आप जरूर मुझे बताएंगे। चलो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of the last lesson? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, अभी डिस्कस हमने किया था। जैन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, नन या एल्फोंस डुडेट। ऑब्वियसली बात है, इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। एल्फोंस डुडेट इज द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? यानी फ्रांस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिससे कि वो स्कूल को स्किप कर सके, बंक ऑफ कर सके। क्या मतलब क्या करना चाहता था फिर वो? जनरली अगर बात करें, वर्क ऑन मिल्स, मिल्स में काम करता था। गो फिशिंग, फिशिंग के लिए जाता था। वाटर द प्लांट्स, या जो पेड़ पौधे उनको पानी देता था। या कलेक्ट बर्ड्स एग्स। तो जनरली वो क्या करता था, जब कभी स्कूल से छुट्टी करता था या फरार हो जाता था, बंक ऑफ करता था, सो ही यूज्ड टू कलेक्ट बर्ड्स एग्स। जो बर्ड्स हैं उनके एग्स को वो कलेक्ट करता था। एम हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, डेमोन्स्ट्रेट करना, डिपिक्ट करना, डिस्प्ले करना। ही इज कंसर्न, क्या वो बहुत ज्यादा कंसर्न था, चिंतित था। ही इज एडमेंट, क्या वो बहुत ज्यादा एडमेंट, हार्ड था। या ही इज अनफीलिंग, जिसके अंदर इमोशंस नहीं थे। या ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर। यस, ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, जो जनरली अपने काम में क्या आता है, जस्ट इमेजिन, हार्ड टास्क मास्टर वो होता है जो जनरली अपने काम को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जो काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है और काम के मामले में वो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो एम हैमल वाज अ हार्ड टास्क मास्टर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। The story, the last lesson highlights which human tendency? टेंडेंसी का मतलब नेचर कह सकते हो। जैसे पूरा चैप्टर हमने पढ़ा तो लास्ट लेसन किस ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताता है, क्या नेचर दिखाता है ह्यूमन का? मेल च्यूविनिज्म, च्यूविनिज्म का वैसे मतलब होता है जिसको आप बोल सकते हो नेशनलिटी, देशभक्ति, अंध देशभक्ति, अंध देशभक्ति बोलते हैं उसको आप। प्रोकास्टिनेशन, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। करेज, साहस होता है। और कावर्डाइज, डरपोकपन होता है। तो जैसे कि आपने चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ा होगा, प्रोकास्टिनेशन व्हिच मींस पोस्टपोनिंग द थिंग्स, चीजों को पोस्टपोन कर देना। तो एलसेक के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो हमेशा सीखने को हमेशा पोस्टपोन करते रहते थे। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रोकास्टिनेशन के ऊपर है ये, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, चीजों को डिले कर देना। फ्रांस वाज What was Franz banking on to enter the class as he was late? Banking on का मतलब होता है rely on करना, किसी बात के ऊपर डिपेंड करना। तो मतलब जिस टाइम फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो जाता है तो उसके दिमाग में आता है वो किस चीज के ऊपर रिलाई करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एम हैमल टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, या फिर कमीशन इन द क्लास, यानी क्लास में जो शोर शराबा हो रहा था उसको उस पर डिपेंड करता है। हॉसर हेल्पिंग हिम इन स्नीक इन, स्नीक इन का मतलब छुपके से आना। हॉसर मतलब एक विलेजर था, क्या वो उसकी मदद करता है छुपके से आने में। या क्वाइटली वॉक इन वेयर एवरीबॉडी वाज प्री ऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल्स, या चुपके से अंदर आ जाना जब सारे के सारे पार्टिसिपल्स के रूल्स के अंदर बिजी थे उस टाइम। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, सो ही डिपेंड्स ऑन कमीशन इन द क्लास, बिकॉज वो सोचता है कि क्लास के अंदर शोर शराबा होगा, टीचर का ध्यान पढ़ाने में होगा, तो without being noticed he will just reach his desk and
he will sit over there without being noticed, यानी बिना नोटिस हुए वो अपने डेस्क तक जाकर बैठ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What does the last lesson symbolize? मतलब ये क्या चीज को सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है? लॉस को, या लॉस ऑफ फ्रीडम को, या लॉस ऑफ लैंग्वेज को, या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहली बात तो जर्मन लैंग्वेज को वहां पे इंपोज किया गया था। एट द सेम टाइम एल्सेक और लॉरेन जो कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट थी उनको कैप्चर कर लिया था किसने? जर्मनी ने, राइट? तो यहाँ पर लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर। What does the expression in great dread of scalding? देखो स्कॉल्डिंग का मतलब ऐसे बहुत ज्यादा डराना होता है किसी चीज को। स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी उसको बहुत ज्यादा डांट से डर लग रहा था, या वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग या बहुत ही ज्यादा डर लगना। इन द परस्यूट ऑफ या नन ऑफ दीज। अगर अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी फ्रांस को बहुत ज्यादा डर था अपने टीचर एम हैमल से, क्योंकि वो लेट हो चुका था। नंबर 2, उसने पार्टिसिपल्स के रूल भी लर्न नहीं किए थे। What does the last lesson signify? किस चीज को सिग्निफाई करता है? चेंज ऑफ पावर को सिग्निफाई करता है, या चेंज ऑफ गवर्नमेंट को सिग्निफाई करता है, या चेंज इन लाइफ को सिग्निफाई करता है, या चेंज ऑफ टीचर्स? ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चेंज ऑफ टीचर्स को सिग्निफाई करता है, क्योंकि पूरा चैप्टर एम हैमल के अराउंड घूमता है, तो इसलिए चेंज ऑफ टीचर इज द करेक्ट आंसर। France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? तो क्या मतलब था इसका? जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? क्या जर्मन अपनी जो एक वॉयलेंट फोर्स है उसको सभी के ऊपर इंपोज करेंगे, या हार्श ऑर्डर्स विल बी पास्ड, या बहुत ही जो कड़वे कड़े टाइप के जो ऑर्डर्स है उनको पास किया जाएगा, या व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड का वंचित होना, दे इसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड, यानी जब लोगों की मतलब उनकी जो आजादी को छीन लिया जाता है तो मतलब उसकी जो सराउंडिंग होती है वो भी अफेक्ट होती है। या जर्मन्स विल रॉब द फ्रेंच ऑफ इट्स लैंग्वेज, या जर्मन क्या करेंगे? जो फ्रांस है उसकी लैंग्वेज को छीन लेंगे। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़े तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आपको किस चीजों से वंचित किया जाता है तो आपकी जो सराउंडिंग होती है वो भी अफेक्ट होती है, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 10 पे चलते हैं। From where did the order come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine? Alsace and Lorraine फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये ऑर्डर कहां से आया था? फ्रांस से आया था, लॉरेन से आया था, बर्लिन से आया था, या जर्मनी से आया था? ये ऑर्डर आया था बर्लिन से, राइट? What was M. Hamel going to question France about? तो एम हैमल ने किस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन पुट करने वाला था? पार्टिसिपल्स के ऊपर करने वाले थे, एडजेक्टिव्स के बारे में, ऑल प्राइमर के बारे में, या कोई राइमिंग स्कीम थी, बा बी बू बो, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पुट करने वाले थे। तो एम हैमल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पुट करने वाले थे। व्हाई वाज फ्रांस रिलेक्टेंट? रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू गो टू स्कूल। फ्रांस जो होता है वो अनविलिंग क्यों होता है? स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? वो वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, क्या वो जो सनलाइट थी उसको एंजॉय करना चाहता था? वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, जो सोल्जर्स थे, जो पर्शियन सोल्जर्स थे, वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या वो उनको देखना चाहता था? या आउटडोर गेम्स वगैरह को एंजॉय करना चाहता था? या लेसन में पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसका जो लेसन था, पार्टिसिपल जो उसको होमवर्क मिला था लर्न करने के लिए, उसने उसको तैयार नहीं किया था, उसकी वजह से फ्रांस was reluctant to go to school, और इस वजह से फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। 13 को देखते हैं। What does M. Hamel motionless posture reflect? मतलब जब M. Hamel होता है उसको बिल्कुल motionless, मतलब उसके पोस्चर है, उसका बैठने का जो मतलब एक मोशन है वो बिल्कुल ही क्या होता है? बहुत ही स्टिल होता है, मोशनलेस होता है। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्कूल इज डिसमिस्ड, क्या स्कूल डिसमिस हो चुका था? सेंस ऑफ फाइनलिटी, क्या मतलब एवरीथिंग इज फाइनल, अब चीजें फाइनल हो चुकी है? चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, ऑर्डर लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही है? या फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, या वो कुछ चीज को मिस कर रहा था? सेंस ऑफ फाइनलिटी, क्योंकि उसको इस बात का पता था अब चीजें फाइनल हो चुकी हैं और उसको इस स्कूल को छोड़कर जाना होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। हु ऑक्यूपाई द बैक बेंचेस इन द क्लास? मतलब क्लास के अंदर बच्चे तो बैठे हुए थे, लेकिन पीछे वाले जो बेंचेस थे वहां पर कौन बैठा हुआ था? क्लास में वीक स्टूडेंट बैठे थे, टीचर्स
या मॉनिटर द क्लास या फिर विलेज एल्डर्स। तो वहां पर क्लास के अंदर विलेज एल्डर्स बैठे थे एंड दे केम टू जस्ट थैंक एम हैमल फॉर हिज अनकंडीशनल सर्विस इन दैट स्कूल। और वो सारे के सारे एम हैमल को थैंक करने के लिए आए थे, क्योंकि एम हैमल ने एक बहुत बड़ा टाइम अपना लाइफ का 30 ईयर उसने क्या किया था, उस स्कूल के अंदर दिया था, इसलिए वो उसको थैंक करने के लिए वहां पर आए थे। What were the things being taken for granted by people of Elsec? Elsec के जो लोग थे वो किस चीज को ग्रांटेड लेते थे, किस चीज को वैस मतलब वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। जैसे टीचर्स ऑफ द स्कूल, क्या स्कूल के जो टीचर्स थे उसको, टाइम एंड स्कूल, या पीपल अराउंड, या मनी एंड पावर। सो माय डियर स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर, टाइम एंड स्कूल। क्योंकि जनरली वो अपनी टाइम की कदर नहीं करते थे, हमेशा चीजों को पोस्टपोन करते रहते थे और स्कूल को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। Now let us move on to our next question 60. Why did M. Hamel blame himself? जो हैमल होता है वो अपने आप को ब्लेम क्यों करता है? Not having taught them enough French, क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट को फ्रेंच अच्छे से नहीं सिखाई थी, या नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, क्या क्योंकि वो स्ट्रिक्ट नहीं था, या गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स, क्योंकि वो जनरली बीच में क्या करता था, बच्चों को हॉलीडे दे देता था, या नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, या वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो जनरली वो क्या करता था, जब कभी भी एम हैमल को कहीं जाना होता था या फिशिंग के लिए जाना होता था, सो ही यूज्ड टू गिव स्टूडेंट्स ए हॉलीडे, वो बच्चों को हॉलीडे दे देता था। तो इसलिए एम हैमल अपने आप को ब्लेम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर रहेगा वो स्कूल जाना क्यों किस वजह से अनविलिंग होता है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने जो उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन प्रिपेयर करने का, तो उसको पार्टिसिपल याद नहीं थे, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। व्हाई वाज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल? रिग्रेटफुल मतलब जिसको पश्चाताप होता है, दुख होता है, एंड सैड, दुखी होना। मतलब अब फ्रांस को किस बात को लेकर उसको पश्चाताप फील होता है? रिपेंट, रिपेंट का मतलब यही होता है, मतलब पश्चाताप महसूस करना। और किस वजह से वो दुखी होता है फ्रांस? फॉर रीचिंग लेट, क्या वो स्कूल में लेट होता है इस वजह से, या उसने पार्टिसिपल को लर्न नहीं किया था इस वजह से, या गवर्नमेंट चेंज हो गई थी या इस वजह से, या फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या इस वजह से कि उसने अपनी जो मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ही डिड नॉट टेक हिज मदर टंग सीरियसली, क्योंकि उसने अपनी मदर टंग को कभी सीरियसली नहीं लिया। नंबर 19, who sat on the back benches on the last lesson? जो पीछे वाले जो बेंचेस थे वहां पर कौन बैठे हुए थे? फ्रांस बैठा हुआ था, या पर्शियन जो सोल्जर्स थे वो बैठे हुए थे, या विलेज के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे, या न्यू टीचर? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो विलेज के जो लोग थे वो वहां पर बैठे हुए थे और वो एम हैमल को वहां पर थैंक्स करने के लिए आए थे। Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? और मतलब एम हैमल किन को ब्लेम करता है कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं? पेरेंट्स को ब्लेम करता है, या दोस्तों को ब्लेम करता है, या टीचर्स को ब्लेम करता है, या वॉचमैन को ब्लेम करता है? तो पेरेंट्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो अपने बच्चों से काम करा लेंगे क्योंकि उनको थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा उनका, और पेरेंट्स स्टडीज को सीरियस नहीं लेते थे, तो इसकी वजह से एम हैमल पेरेंट्स को ब्लेम करता है फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल, और इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट? So my dear students, I tried my best to simplify this chapter number 1. First we discussed summary and later we discussed all the MCQs based on this chapter. And I truly believe you like this session. Please, thanks for watching this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.